हाँ ममता, ड्यूटी पे हो आप अभी? जी सर। कल भी सबसे ड्यूटी ज्यादा पे। मेहनत तो आप ही कर रहे हो ममता। हम्म। ममता, इस वजह से सबसे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि मुझे जो लगता है ना कि आपको टाइमली, हमारा अगर 5 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ तो ठीक है कि चलता है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जो है पब्लिक सेक्टर में और खास करके आपके डिपार्टमेंट में जो है ना, मतलब मैंने देखा है, मेरे कुछ नियर डियर हैं तो हम्म। बहुत हर्डल्स हैं। क्रिमिनल इधर भाग रहा है, कोई छूट के भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। कभी फोन आया कि वहां आग लग गई है, कभी कुछ आया, मतलब सारा काम पुलिस ही करती है ना। तो मेरी निगरानी ड्यूटी चल रही है, इस वजह से बाहर धूप में बैठी हूँ। बैठे बैठे कल भी क्लास ले ली थी, आज भी ले लेती हूँ। चलो। नाइट वाले में जरूर मेरे को बीच में जाना पड़ा था। नाइट में तो 2 दिन से लगाई है, नींद नहीं लगती है मेरी। अच्छा। वो कभी इमरजेंसी में लग जाती है, वो तो 6 से 10 बजे तक 4 घंटे की लगती है। ये जरूर लग जाती है 12 बजे तक डेली। चलिए। चलिए। तो हमें जो है, हमने सत्ता का स्वरूप पढ़ लिया था। अब हमें आज से सत्ता का उद्देश्य पढ़ना है। सत्ता का उद्देश्य। सभी को गुड मॉर्निंग। सत्ता का उद्देश्य। तो सत्ता का स्वरूप में कोई बच्चा थोड़ा बहुत कुछ बता सकता है? हमने क्या क्या सत्ता का स्वरूप, हमारा देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या बताया, सत्ता का स्रोत। ठीक है, सत्ता का स्रोत क्या है? लोक प्रभुता है, यानी जनता है, सर्वोच्च में जनता है, सत्ता का स्रोत जो है जनता है। अब सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? तो हमने स्वरूप के अंतर्गत की भाई, हमारा सत्ता का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, संप्रभु होगा, है ना, गणराज्य होगा, ये हमारा सत्ता का स्वरूप है। लेकिन अब सत्ता का उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सभी क्या है? सत्ता का उद्देश्य है। तो चलो बारी बारी से देखते हैं। भाई आपका देखो, हमारी सत्ता का उद्देश्य क्या है, या किसी की भी सत्ता का उद्देश्य कि भाई न्याय हो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अन्याय हो, तो न्याय हो। तो न्याय मतलब यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से है। न्याय का मतलब यहां पर क्या है? सामाजिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। देखो यहां पर सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, अर्थात ए के साथ, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, या जो है प्रजाति के आधार पे, किसी भी प्रकार से इसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय है। मतलब किसी के साथ धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, तो सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय कि भाई हर एक व्यक्ति को जो है गरीबी इसके दुष्चक्र से निकालना है, यानी कि संपत्ति का समाजीकरण, और कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। तो ये क्या है? आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय क्या है कि राजनीतिक न्याय के अंतर्गत की जो राजनीतिक भागीदारियों में सभी का समान भागीदारी हो। राजनीतिक जो करिकुलम है उसमें सभी सभी का समान भागीदारी होनी चाहिए। कि जैसे कि आप, ये है कि भी पार्लियामेंट के अंतर्गत, पार्लियामेंट का अगर आप, जैसे कि जनरल आम आम चुनाव लड़ना है, जनरल इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए आपको जो है लोकसभा के अंतर्गत 25 साल होनी चाहिए। तो 25 साल का कोई भी व्यक्ति भारतीय है अगर, और जो उसके जो एलिजिबिलिटी है वो पूरा करता है, तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो एक जो राजनीतिक भागीदारी, जो राजनीतिक पार्टिसिपेंट्स, यानी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करके राजनीतिक न्याय को इंश्योर किया जा सकता है। तो हमारी सत्ता का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। ठीक है। और हमारी सत्ता का स्रोत क्या है? स्वतंत्रता। ये सब अभी प्रियम्बल चल रहा है, और ये प्रियम्बल के अंतर्गत अंतर्गत है ये शब्द। तो स्वतंत्रता, क्या चीज? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यहाँ बाह्य कार्य यानी विचार को प्रकट करना है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर जो है क्या है? बाह्य कार्य। बाह्य कार्य मतलब क्या? यहाँ पर कि विचार को प्रकट करना।
अब आंतरिक और मानसिक क्रिया सोचना या चिंतन करना ये स्वतंत्रता है। आप जो है यहां पर ऐसे सोचो कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता में हम क्या क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, एक विचारों की, विचारों की, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विश्वास की, धर्म का पालन करने की, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना और स्वतंत्र जो है उपासना, एक मिनट, उपासना की स्वतंत्रता, अभी डिटेल में सभी को बताता हूं। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो यहां पर जैसे कि विचार, विचारों पर यहां पर यह है कि आंतरिक या मानसिक क्रिया है। विचार क्या है, ये आंतरिक और मानसिक क्रिया है। सोचना या चिंतन करना, तो आपको विचारों की स्वतंत्रता है, आंतरिक या मानसिक क्रिया या सोचना या चिंतन करने की स्वतंत्रता है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। पर यहां जो हमारी सत्ता का उद्देश्य है तो न्याय और स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये बाह्य कार्य है, मतलब विचार को प्रकट करना। अब विचार आप किसी भी माध्यम से प्रकट करते हो, लिख के प्रकट करते हो, ठीक है, या फिर आप जैसे कि बोल के प्रकट करते हो, या आप जैसे देखा कि कुछ व्यक्ति जो है ना म्यूट है यानी बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो आप जो है किसी और जेस्चर के माध्यम से विचार प्रकट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो न्यूज चैनल में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जो है डीफ है, सुन नहीं सकते हैं या जो है बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जेस्चर्स, इशारों के माध्यम से, वो भी स्वतंत्र, वो भी अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है। तो ये विचारों को प्रकट करना है। अगला विश्वास। अब विश्वास की स्वतंत्रता, तो किसी विचारधारा में भरोसा रखना या स्वीकार करना, किसी विचारधारा में भरोसा रखना या स्वीकार करना। धर्म, तो धर्म यानी धर्म का सैद्धांतिक स्वरूप ये है कि भाई धर्म का अर्थ किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना है। आप भारत का संविधान जो है, हमारी सत्ता का उद्देश्य है कि वो व्यक्ति धार्मिक आधार पर जो है वो किसी भी मतलब धर्म को मान सकता है, किसी भी रिलीजन को स्वीकार कर सकता है, उसके लिए वो पूरी तरीके से क्या है भाई, स्वतंत्र है। उपासना की स्वतंत्रता, भाई उपासना की स्वतंत्रता का स्वरूप व्यवहारिक है। अब उपासना का अर्थ है कि रिलीजन के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। यहां पर विश्वास और उपासना में डिफरेंट है। विश्वास में क्या है कि भाई किसी विचारधारा में भरोसा रखना है या स्वीकार करना है, ये आपके ऊपर है कि आप जो है विश्वास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन जो उपासना है ये दरअसल आंतरिक है, कि उपासना की जो स्वतंत्रता है इसका स्वरूप व्यवहारिक है। क्या है, व्यवहारिक है। उपासना का मतलब है कि रिलीजन के अनुसार, कि मान लो हम हिंदुज्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदुज्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, या फिर कोई व्यक्ति इस्लाम से बिलोंग करता है तो उसको इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो है आचरण करने की स्वतंत्रता, ये उपासना की स्वतंत्रता है। ये क्या है भाई, उपासना की स्वतंत्रता। तो सत्ता का उद्देश्य न्याय है, सत्ता का उद्देश्य स्वतंत्रता है। ये दोनों चीज समझ आया या नहीं, फिर आगे बढ़े समानता पे, पक्का। चलो, अब सत्ता के उद्देश्य के अंतर्गत आप देखोगे कि समानता, ये भी हमारी सत्ता का उद्देश्य है, समानता। भाई यहां पर समानता का मतलब प्रतिष्ठा की समानता है। किसकी, प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ क्या हुआ कि भाई समाज में सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा या हैसियत समान मानी जाएगी और जाति, धर्म, लिंग इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को हीन या फिर श्रेष्ठ नहीं माना जाए। प्रतिष्ठा की समानता के अंतर्गत ये कहा जाता है कि भाई समाज में सभी व्यक्तियों की जो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिष्ठा की समानता है उसकी हैसियत के अकॉर्डिंगली जो है मानी जाती है, या उसकी प्रतिष्ठा या हैसियत इक्वल मानी जाएगी। बल्कि किसी भी व्यक्ति की जो है यहाँ पर जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है हीन या श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो ये समानता में प्रतिष्ठा की समानता हुई। फिर आता है अवसर की समानता। क्या है भाई, अवसर की समानता। ये भी हमारी सत्ता का उद्देश्य है कि आपको समान अवसर मिले।
तो अवसर की समानता। अब अवसर की समानता में है, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो सभी के लिए इक्वल जो है डेकोरम होगा। सभी के एग्जाम, प्रीलिम्स का या मेंस का या कोई भी एग्जाम, सभी के लिए एक जैसा होगा। सभी के लिए क्या है, एक जैसा होगा। तो यहां अवसर की समानता, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए, विकसित होने के लिए जो है समान अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। यहां तक बताओ, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, न्याय में दोबारा से सुन लेते। अब न्याय में मैंने बताया कि भाई उचित और अनुचित के आधार निष्पक्ष व्यवहार होना है। मतलब उचित और अनुचित के आधार पर न्याय में आपको निष्पक्ष व्यवहार, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब प्रस्तावना में तीनों आयाम है, इसमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगा। आपको लगेगा कि सामाजिक न्याय बस, या आर्थिक न्याय बस, या राजनीतिक न्याय बस, नहीं, हमारी प्रस्तावना में इसके तीनों आयाम है। ठीक है। स्वतंत्रता में मैंने बताया, देखो स्वतंत्रता को थोड़ा सा और वाइड समझाने का प्रयास करूंगा और थोड़ा सा विस्तार करके। अगर हम संकीर्ण अर्थों में कहें तो प्रतिबंधों का अभाव होना या बाह्य हस्तक्षेप का अभाव होना, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, व्यक्ति अपने जीवन जीने के तरीकों का चयन जो है अप्रतिबंधित तरीके से कर सके, वही स्वतंत्रता है। मतलब ऐसे समझो ना कि प्रतिबंधों का अभाव, आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, तभी तो स्वतंत्रता है। माता पिता कह रहे हैं कि भैया आपको फला काम नहीं करना है, तो स्वतंत्रता कैसे हुई? मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन अभी हम इन माता पिता के रेफरेंस में देखेंगे कि वो हमें ऐसा क्यों कहते हैं, क्या ये स्वतंत्रता का वायलेशन है या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। पर हाँ, अगर मान लो राज्य कहे कि आपको जो है शादी नहीं करनी है, ये कैसे स्वतंत्रता हुई? नहीं स्वतंत्रता हुई। ये राज्य जो है, तो प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए स्वतंत्रता में, प्रतिबंधों की कमी होनी चाहिए, अर्थात प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। बाह्य हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए, मतलब कोई एक्सटर्नली आपके जीवन पर इंटरवेंशन ना कर सके। तो यहां अगर आप जब स्वतंत्र होंगे तो यहां व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, व्यक्ति अपने जीवन के तरीकों के चयन का जो है, मतलब चयन सुचारू तौर से, स्वतंत्र तौर से करता है। ये तो स्वतंत्रता का संकीर्ण अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है। लेकिन अगर व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता को समझें, तो व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता को समझेंगे तो स्वतंत्रता का आशय ऐसी दशाओं से है जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं की पहचान और उनका दोहन कर सके, अपनी क्षमताओं को जान सके और उसके अकॉर्डिंगली अपने को विकसित कर सके। जहां आंतरिक प्रतिबंध, यानी जो भय है, भूख है, इसका अभाव हो, कोई आंतरिक प्रतिबंध ना हो, कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना पनपे, और व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो है रचनात्मक विकास के लिए ये स्वतंत्रता जरूरी है। अगर आप स्वतंत्र नहीं होंगे तो आप अपना रचनात्मक विकास नहीं कर सकते हैं, आप अपने नेचर को नहीं पहचान सकते हैं। कि अगर सरकार कहे कि नहीं आपको यूपीएससी की तैयारी करना ही करना है और आपका मन जो है एमबीए करने में लगता है, तो आप हो सकता है कि आपका मन, आपका जो एप्टीट्यूड है वो एमबीए करने का हो, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि यूपीएससी का करना है, तो फिर क्या होगा कि आप स्वतंत्र नहीं है, तो रचनात्मक विकास आप अपना नहीं कर पाएंगे। क्या बताओ, सही है कि नहीं? कि अगर आपका मन कुछ और करने में है, लेकिन कोई और आप पर दबाव डाल रहा है, तो क्या आपका रचनात्मक विकास होगा? नहीं होगा, आपका रचनात्मक विकास नहीं होगा। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 आयामों का उल्लेख है। मैंने 5 आयाम इसी वजह से बताए हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। आस्था यानी यहां पर तो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 आयाम पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी यही पूछ देगा कि प्रियम्बल में, उद्देशिका में या प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 आयामों में से निम्नलिखित में से ये है। तो ये ध्यान रखना, ये 5 आयाम है स्वतंत्रता के। और स्वतंत्रता का आशय कानून के अभाव से नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि अच्छा सर, स्वतंत्रता का आशय जैसे कि हम स्वतंत्र हैं। अगर मान लो कहा जाता है ना कि आपकी स्वतंत्रता वहीं से समाप्त हो जाती है जहां से अगले व्यक्ति की नाक स्टार्ट होती है, यानी कि आप स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है कि कुछ भी कर सके, कि भाई आप वो 2 चाटा किसी को मारे और बोल दिए हम तो स्वतंत्र हैं ये मारने के लिए। नहीं सर, तो स्वतंत्रता का आशय, ये स्वतंत्रता का मतलब कानूनों के अभाव से नहीं है। स्वतंत्रता आपको इतनी नहीं है कि किसी को आप हानि पहुंचा सके, किसी को आप किसी प्रकार से क्षति पहुंचा सके। आपको स्वतंत्रता इतनी है कि आप स्वतंत्र होकर के अपना रचनात्मक विकास कर सके, ना कि किसी को हानि पहुंचा सके।
तो यहां पर स्वतंत्रता का आशय, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाएगा, कॉन्सेप्ट है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि कानूनों का अभाव। और आपको लगेगा कि सही है, कानून तो हम पे क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, और कानूनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, और आप सही करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है, जरा सोचो, आपको कानून क्यों बनाए जा रहे हैं कि आप जो है कानून बना करके इवन स्वतंत्रता को वाइड किया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है कि आप सबल हैं, मान लो कि मसल्स पावर्स के माध्यम से या फिर जो मनी पावर के माध्यम से, तो भाई आप अपनी अगले व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है कि उसकी स्वतंत्रता को आप क्षति पहुंचा सकते हैं। तो भाई उस व्यक्ति को भी तो रचनात्मक विकास करना है कि नहीं करना है। तो अगर कानून का अभाव होगा तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, उसकी स्वतंत्रता बाधित कर पाओगे। तो क्या उसकी स्वतंत्रता इंश्योर हुई? नहीं हुई। तो इस वजह से कानूनों का अभाव होने का मतलब ये कतई नहीं है कि स्वतंत्रता का होना कानूनों का अभाव है, बल्कि कानूनों के द्वारा ही स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। ठीक है, कानून के द्वारा ही स्वतंत्रता संरक्षित होती है, इसका संरक्षण होता है। तो कानून के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं है। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के कानूनों के द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण होगी, और कुछ अवसरों पर कानूनों के द्वारा ही स्वतंत्रता का हनन भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? पक्का? हाँ सर आया। पूनम, प्रतिभा, नेहा, हुमा, चलो, पिंक, ममता, चलो आया ना समझ में? अमोल, अब देखो समानता, यहां पर मैंने समानता, तो समानता प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। तो समानता में क्या है कि विशेषाधिकार का अभाव, किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार, भेदभाव नहीं होगा। तो ये क्या हो गया कि भाई समानता होगा। प्रस्तावना में जो समानता को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब यहां पर दो आयाम है, तो ये भी ध्यान रखना। प्रस्तावना में एक प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। बेल, पक्का? चलो, अगला हमारा प्रस्तावना में जो है सत्ता का उद्देश्य क्या है? बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा। तो भाईचारा यहां समान होने या ना होने की भावना, यहां समान होने या ना होने की भावना है। आंसू बेटा आप कितना मिनट लेट हो? 18 मिनट लेट हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं कभी 1 मिनट भी क्लास में लेट नहीं होता। हो सकता है कि आप कहीं और लेट आते जाते रहे हो, तो आशा करो, वो सॉरी, ये कोशिश करो कि आप जो है टाइम पर, मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होता। ये पहली क्लास नहीं, कोई 2 माह से ये कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो प्लीज टाइम से आना है। मतलब 10 बजे, मतलब 10 बजे, मैं 9:55 में आ जाता हूँ कभी कभी, मैं 10:02 में नहीं आऊंगा। ठीक है? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। क्या हुआ? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलो। तो बंधुत्व, अब समान होने या जो है हम होने की भावना। प्रस्तावना में जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो उल्लेख है, वो दरअसल बंधुत्व के माध्यम से ही पॉसिबल है कि ये जो है हो सके। तो यहां पर जैसे कि एक चीज मैंने आप बंधुत्व को लेकर के बोला, तो यहां पे बंधुत्व में क्या है कि भाईचारा को बढ़ावा देना है, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो एक बंधुत्व है। इसके साथ साथ मैंने एक शब्द बताया, व्यक्ति की गरिमा। ये सभी सत्ता का उद्देश्य है, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। भाई व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है, क्या मतलब है? कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। ये आपकी प्रियम्बल क्या कर रही है? ये सुनिश्चित कर रही है कि हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। तो व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। देखो भाई, एकता ये मनोवैज्ञानिक विचार है। अब मनोवैज्ञानिक विचार का मतलब क्या है कि एक ही टाइम पर हम एक होते हैं। कब? जब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच चल रहा होता है, अदरवाइज हम जो है ना एक नहीं होते। और इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं, और मैं ही नहीं, मतलब ये है ही कि हम एक राष्ट्र नहीं है,
बल्कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हम जो है प्रोसेसिंग में हैं। हम राष्ट्र नहीं है, वी आर नॉट अ नेशन, वी आर अ प्रोसेसिंग इन अ नेशन। हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में प्रोसेसिंग में हैं, ठीक है। हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, बल्कि अभी हम राष्ट्र नहीं है। क्योंकि राष्ट्र बनने के लिए एक आवश्यक जो इसमें से एक करेक्टर होना चाहिए वो एकता है। और एकता ये मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, मनोवैज्ञानिक विचार है। मतलब क्या है कि यह नागरिकों के बीच जो है एक होने की भावना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो है एकता हमारे यहाँ जो है पूरे देश में मतलब एकता है, तो आप बताओ कि अगर ऐसा होता तो नॉर्थ ईस्ट के जो है अलग देश की मांग ना कर रहे होते, कश्मीर में अलग देश की मांग ना उठ रही होती, या फिर जो है यहाँ पर कर्नाटका में अलग झंडे की मांग नहीं उठ रही होती। तो इसका मतलब कि जो एकता है वो ऐसा मनोवैज्ञानिक जो मतलब विचार है ये एक नहीं है, हम अभी एक नहीं है। और राष्ट्र बनने, जैसे देश और राष्ट्र में एक अंतर होता है, राष्ट्र बनने के लिए 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है और देश बनने के लिए 4 कंपोनेंट की जरूरत है। हम एक स्वतंत्र देश हैं। अब देश के लिए क्या, पहले इसे बता ही दूं कि राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। राष्ट्र और देश, तो जैसे कि हम राष्ट्र नहीं है, हम क्या है, देश हैं, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, अग्रसर हैं। तो राष्ट्र के लिए क्या चाहिए, एकता नंबर 1, जो कि हम नहीं है अभी। फिर क्या चाहिए, जनसंख्या, जनसंख्या। क्या चाहिए, संप्रभुता, संप्रभुता। क्या चाहिए, सरकार। फिर क्या चाहिए, भूगोल। बताओ, जनसंख्या है हमारी डिफाइंड, बताओ संप्रभु है ना हम, कोई हम पे आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता। हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और हमारा भूगोल है। ऐसा नहीं कि चाइना आके जो है कब्जा कर लेगा। लेकिन एकता में यहां पर क्या है, कुछ चीजें जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम ये एक नहीं है। अगर एक होते तो आप हम जो है नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को चिंकी नहीं बुला रहे होते, या फिर अगर नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो पता है क्या बोलते हैं, अच्छा भारत से आए हो। इसका मतलब क्या है, खुद जरा एक बार, कि अगर आपको अपने ही देश में ये पूछा जाए कि अच्छा इंडिया से आए हो, यू फ्रॉम इंडिया, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये कि आप अभी जो यूनिटी है वो नहीं है। यूनिटी एक ही टाइम पर होती है, जब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच चल रहा होता है, तभी हम एक होते हैं कुछ थोड़ी टाइम के लिए। अदरवाइज अलग अलग, इतना डाइवर्सिटी है तो अलग अलग जो है मांग उठती रहती है। और देश के लिए ये चारों चीजें, किसी भी देश के लिए आवश्यक ये चारों चीजें हैं। तो ये तो है ऑलरेडी, पर अभी एकता नहीं है। तो इस वजह से हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, बल्कि अभी राष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आया कि नहीं। यस सर। पक्का। अब हाँ देखो, सर। अब यहां पर एकता, तो ये एकता मनोवैज्ञानिक विचार है। इसका मतलब यह है कि नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना। अब जो अखंडता है ये भौगोलिक विचार है। इसका मतलब है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग उससे अलग ना हो। अखंडता का मतलब क्या है, कि कोई हमारा खंड अलग ना हो, हम अखंड रहें, कोई टूटे नहीं। तो ये क्या है, भौगोलिक विचार है कि भाई ये हमारा प्यारा भारत, इसका कोई जो क्षेत्र है वो क्या हो, कि हमसे अलग ना हो। तो ये अखंडता है, कोई खंड ना हो, अखंड रहे। ठीक है, जैसे अखंड भारत की हम बात करते हैं, तो ये भौगोलिक विचार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एकता ये मनोवैज्ञानिक विचार है, साइकोलॉजिकल थॉट है ये। ठीक है, कि हम ये मनोवैज्ञानिक क्यों, क्योंकि एकता ऐसी नहीं आ जाती है। अखंडता तो हमने इंश्योर कर लिया कि अखंड है, लेकिन एकता ये मनोवैज्ञानिक विचार के चलते कि भाई अगला व्यक्ति के अंदर कुछ और चल रहा हो सकता है, वो और चीजों के बारे में सोच रहा है, वो अलग देश के बारे में सोच रहा है। तो ये एकता और अखंडता ये भी हमारी प्रियम्बल में है, ध्यान रखना। ठीक है, एकता। अब देखो कि अखंडता जो है, किसी भी देश का आक्रमण, जैसे कि अखंडता क्या होगा कि अगर कोई देश आक्रमण करेगा, कोई देश आक्रमण करेगा और आक्रमण करके कोई हिस्सा हमारा मान लो ले जाए, तो हमने हमारा वो हिस्सा ब्रेक कर दिया,
और वहीं एकता में, जैसे कि एकता को लेकर के एकता कैसे ब्रेक होती है कि भाई संप्रदायवाद, जातिवाद, इसके आधार पर एकता ब्रेक होती है ना। अखंडता, अलगाववाद या फिर नक्सलवाद, इसके आधार पर अखंडता ब्रेक होती है। तो अब होपफुली कि समझ गए होंगे कि एकता और अखंडता में कैसे डिफरेंट है, कि एकता कैसे मनोवैज्ञानिक है। हम एक कब नहीं रह पाते हैं कि जब संप्रदाय मतलब संप्रदायवाद हो जाए, जातिवाद हो जाए, या फिर अखंड हम कब नहीं रह पाते जब अलगाव हो जाए या किसी देश का आक्रमण हो जाए हमारी अखंडता पर। तो ये है। तो यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? अगर नहीं यहां सर, तक कोई डाउट नहीं है। पक्का? यस सर। एक बार और देख लो अच्छे से। सोच लो, पक्का? कोई बच्चा अभी चला गया? कौन चला गया? चलो, अब जो है इसके बाद जो है अब आती है कि आलोचना। किसकी आलोचना? प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना की आलोचना। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय, अवाद योग्य यानी नॉन इन्फोर्सेबल है, और इसके कारण आलोचकों ने प्रस्तावना को दंत विहीन व्याघ्र की संज्ञा दी। नॉन इन्फोर्सेबल, अवाद योग्य, अप्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? पहले यही शब्द समझाना होगा। आलोचना क्यों होती है? पहले ये सोचो कि जो कुछ है हमारे संविधान वेत्ता हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये दंत विहीन है, बिना दांतों के, टीथलेस टाइगर है ये, दंत विहीन व्याघ्र है। मतलब टीथलेस टाइगर, ऐसा टाइगर जिसके दांत ही नहीं है, प्रस्तावना को कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहते हैं आलोचक? क्यों? क्योंकि प्रस्तावना जो है अप्रवर्तनीय, अवाद योग्य है, यानी इन नॉन इन्फोर्सेबल। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, जो चीजें हैं, अगर वो लागू नहीं होती तो आप कोर्ट चले जाओगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स, वो क्या है? फोर्सेबल है, सॉरी इनफोर्सेबल है। लेकिन ये नॉन इनफोर्सेबल है कि भाई अगर मान लो उदाहरण के तौर पे कि बंधुता नहीं है तो उसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, या फिर जो भी चीजें इसमें भाई अगर मान लो कि बंधुता के अखंडता, तो आप इसको लागू इंश्योर करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये क्या है भाई? अवाद योग्य है, अप्रवर्तनीय है। ठीक है, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। तो इस वजह से आलोचक क्या करते हैं? इसकी आलोचना करते हैं। तो अप्रवर्तनीय का मतलब समझे ना, कि सरकार के द्वारा प्रस्तावना को लागू करना बाध्यकारी नहीं है, यह केवल एक आदर्श के तौर पे है, आदर्श के रूप में है। तो लोग कहते तो हैं कि प्रस्तावना में हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, मतलब अब देखो कि इसमें स्वरूप बताया गया, सत्ता का उद्देश्य बताया गया है, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थात सरकार जो है बाध्यकारी नहीं, प्रस्तावना को लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये केवल आदर्श के तौर पे है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। कहा जाता है, कुछ आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें मौलिकता का अभाव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता है। क्या है? अस्पष्टता है। तो ये कुछ आलोचकों का मानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ ऐसी है। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना का महत्व देख लो थोड़ा सा, यानी सिग्निफिकेंस क्या है भाई प्रस्तावना का, क्या महत्व है। तो देखो, महत्व में जैसे के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जनपत्री कहा, लिखना चाहो तो लिख लेना। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जनपत्री कहा। न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर के अनुसार प्रस्तावना में जो है शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। कोट एंड कोट कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, इससे कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉन इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ?
कि गजेंद्र गढ़कर कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन या व्याख्या में सहायक करती है, उसके इंटरप्रिटेशन में व्याख्या करती है। संविधान में जहां अस्पष्टता पाई जाती है उसे प्रस्तावना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अर्थात प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। हमारे संविधान जो है निर्माताओं के दिमाग में क्या चलता रहा होगा प्रस्तावना से समझा जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर कह रहे हैं। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर जो है महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना संविधान में जो है उसकी जो है संस्थाएं क्या है? निरर्थक है। तो ये ठाकुरदास ये कहते हैं। अब प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है और प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है। तो ये हमारी प्रस्तावना का सिग्निफिकेंस है। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे देख लो। प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना एक ये मुद्दा है, संविधान का अंग है या नहीं, या नहीं। दूसरा मुद्दा ये आता है क्वेश्चन पे के तौर पे कि प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, है या नहीं। प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपको पता होगा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है होती है। अब पहला क्वेश्चन कि भाई संविधान का ये अंग है या नहीं, तो एक बेरूबाड़ी विवाद आता है और उसमें 1960 में कहा गया बेरूबाड़ी विवाद के अंतर्गत कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब बेरूबाड़ी विवाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, नहीं बोली। और ये 1960 ये क्वेश्चन यहां से जो है 2019 में पूछा गया, या हाँ 19 में, ध्यान रखना 1960 में आता है। ये सीक्वेंस ही पूछ लेगा कि बेरूबादी, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, LIC सीक्वेंस पूछ लेता है कि इसका जो है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाओ, तो ये पता होगा तब ये हो सकता है। अब केशवानंद भारती केस में कहा गया 1973 में कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इसी वक्त मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया कि भाई प्रस्तावना संविधान में संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। संशोधनीय है प्रस्तावना, संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। LIC केस में कहा गया कि मिनर्वा मिल्स इसके बाद आएगा, उसमें कहा गया कि हाँ संविधान में जो संविधान का अंग है प्रस्तावना, और LIC में भी कहा गया कि जी LIC केस में कि संविधान का अंग है। तो वर्तमान ओवरऑल स्थिति ये ध्यान रखना कि भाई जो प्रस्तावना की स्थिति ये है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में जो है मूल ढांचे को छोड़ करके संशोधन हो सकता है, और अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। इसमें कुछ हटाया नहीं गया बल्कि 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये इसमें से कुछ क्या है शब्द जोड़े गए। तो ये चीज है। तो प्रस्तावना की प्रकृति, यानी प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? गैर प्रवर्तनीय है, इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। ये क्या है? नॉन इन्फोर्सेबल है, गैर जो है प्रवर्तनीय, परिवर्तनीय नहीं बोल रहा, प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय। तो क्या है? गैर प्रवर्तनीय है। क्यों? क्योंकि न्यायालय में मतलब इसे जो है चैलेंज करके लागू नहीं करवा सकते, अर्थात सरकार इसको लागू करने में बाध्यकारी नहीं है।
प्रस्तावना में संशोधन का जो है न्यायिक निर्णय कि बेरूवादी मामले में न्यायालय ने प्रस्तावना का मतलब प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और इसीलिए निर्णय दिया गया कि इसका संशोधन नहीं हो सकता। कब? बेरूवादीवाद 1960 में। दोबारा सुन लो, इसी वजह से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो बेरूवादीवाद में कहा गया, बेरूवादी मामले में, कि न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है और इसीलिए जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन बेरूवादी मामले में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी माना है। यह भी ध्यान रखना कि इसी मामले में कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों की जानने की कुंजी माना गया है। हालांकि केशवानंद भारती मामला आता है और इस वाद में न्यायालय ने इस निर्णय को बदल दिया और इस वाद में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया और साथ यह भी माना कि इसमें संशोधन हो सकता है। और इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी, प्रस्तावना उसकी व्याख्या में सहायक होगी। और इसी क्रम में 42वां संविधान संशोधन होगा 1976 में और प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया जाएगा। एसआर बंबईवाद में प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। एसआर बंबईवाद में तो ये प्रस्तावना से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का? सर एक बार ढांचे के बारे में बताना कि संविधान का जो प्रस्तावना का मूल ढांचा जो है उसमें क्या चीज है जो जिसको संशोधन नहीं जो है ये टाइम टू टाइम जब संविधान में क्या होता है कि सब सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐड करता जाता है चीजें। तो जैसे मूल ढांचा का मतलब कि जो है जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, तो आप इसको हटा नहीं सकते, ये संविधान का मूल ढांचा है। तो इसमें ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि ये चीजें मूल ढांचे में है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मसले में चैलेंज होता है तो फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर मसला जाता है तो बोला जाता है कि अच्छा ये संविधान, इसमें संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचा है। तो जो मूल है, जो कोर है, उसको नहीं आप जो है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, उसको आप जो है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। भाई अगर मान लो हम पंथ निरपेक्ष है, बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन हमने कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है, जो कि आजकल लोग लगे रहते हैं। अगर हमने ऐसा कह दिया कि हिंदू राष्ट्र है तो ये तो संविधान का मूल ढांचा है ना, पूरा संविधान मतलब होना ना होना सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है? ओके ममता? जी सर। चलो, तो यहां तक ये जो है चीजें हो गई। इसके बाद जो है भाग 1 यानी भारत संघ और राज्य क्षेत्र, इसे पढ़ना है हमें। भाग 1, तो भारत संघ और राज्य क्षेत्र, भारत संघ और राज्य क्षेत्र। और इसमें से जो है भारतीय जो अनुच्छेद 1 है, तो भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ होगा। क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात अनुच्छेद 1 जो कहता है, एक मिनट रुकना, एक लैपटॉप दरअसल आ रहा था और वो लैपटॉप जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। चलो, तो अनुच्छेद 1 भाग 1 जो है, इसमें से भाग 1 में है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन और इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि हम संघ के लिए यूनियन शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं? संघ के लिए क्या हम जो फेडरल शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो कोई व्यक्ति बता सकता है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो वैसे भी पता होना लाजिमी नहीं है क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है। चलो आगे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम अपने संघ के लिए। आई कैन एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, बोलिए जी, बोलिए, कहिए, समझाइए, बताइए।
हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर संघ इंडिया दैट इज अ भारत इट इज दैट शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हम्म। क्या है कि इसमें ये है कि भारत एक ऐसे राज्यों का संघ है जिसमें से आवाज नहीं आ। राज्यों के समझौते पे नहीं बना है। हम्म। ठीक है वेरी जैसे गुड। अमेरिका है वो अब सब स्टेट्स का एक आपस में उन्होंने वो करके बनाया है, तो उनका वो अलग हो सकते हैं राज्य, बट हमारे जो यूनियन है इसमें राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ ठीक है, इसमें अभी जो है ना हम उनकी व्यवस्था और अपनी व्यवस्था में डिफरेंट बताएंगे कि उनकी व्यवस्था क्या है, वहां कैसा सिस्टम है। दरअसल यही है, लेकिन आप काफी हद तक पहुंच गए हैं। आपका बताने का तरीका थोड़ा सा जो है इधर उधर हुआ है, बाकी चीजें आप कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलो बाकी मैं डिटेल में समझाऊंगा कि हम अपने जो है संविधान में यूनियन शब्द क्यों यूज करते हैं, फेडरल का उपयोग क्यों नहीं करते, उसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में देखो, हमारा भाग 1 के अंतर्गत ये कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 जो है ये क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद आपका कौन कह रहा है? ये अनुच्छेद 1 कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। यहां मतलब क्या है कि यहां पर देखो, अनुच्छेद 1 कहता है कि भाई भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को जो है स्वीकार किया गया है, और संविधान का अनुच्छेद के तहत भारत जो है राज्यों का क्या है भाई, संघ है। तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि संघीय शासन की क्या धारणा है, क्या है संघीय शासन। देखो शासन दरअसल जो है एक संघी, एक एकात्मक, इसकी विशेषता और भारतीय संघीय शासन की विशेषता को हम समझेंगे। क्योंकि अगर हमें अनुच्छेद 1 समझना है तो हमें संघीय शासन, एकात्मक शासन की विशेषता और भारतीय संघीय शासन की विशेषता को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर हम भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र में आएंगे, फिर राज्यों के पुनर्गठन को समझेंगे और संघ शासित क्षेत्र को समझेंगे, और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं और 6ठी अनुसूची समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संघीय शासन की क्या धारणा है। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि भारत और राज्यों का संघ, अभी इसे भूल जाओ, लेकिन हमें पहले संघीय शासन समझना है। देखो संघीय शासन की जो धारणा है वो अमेरिकी संविधान में लोकप्रिय रही है, और यहां जो संघवाद है वो राज्यों के मध्य समझौते के द्वारा निर्मित है। अमेरिका में जो संघवाद है वो राज्यों के मध्य समझौते के द्वारा निर्मित है। कि पहले क्या है, देखो फेडरल शब्द का दरअसल वहां जो अलग अलग राज्य थे, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से उनको एक में लाया गया और उनको एक में ला करके संघ बनाया गया। तो इसीलिए इसे नीचे से संघवाद या फेडरलिज्म फ्रॉम द बिलो कहते हैं। नीचे से संघवाद, इसको फेडरलिज्म फ्रॉम बिलो कहते हैं। अब बहुस्तरीय जो है अमेरिकी शासन या संघीय शासन की क्या कैरेक्टर है, तो वहां पर बहुस्तरीय सरकार का होना, मतलब मल्टी लेयर्स गवर्नमेंट का होना, मल्टी लेवल गवर्नमेंट का होना, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होना और क्लियर शक्तियों का स्पष्ट तौर से विभाजन होना। हमारे यहाँ जैसे आप देखोगे कि हमारे यहाँ भी विभाजन है, पर बहुत सारे ऐसे मसले हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही पिंक, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि वहां पर जो है शक्तियों का क्लियर जो है विभाजन नहीं है। पर अमेरिका में जो है संघ की क्या शक्तियां होंगी, राज्य की क्या शक्तियां होंगी, इनके मध्य शक्तियों का जो है स्पष्ट तौर से विभाजन। लिखित संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन, लिख के मतलब लिखित संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का पाया जाना और दोहरी जो है व्यवस्था का पाया जाना। दोहरी व्यवस्था अर्थात कि केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान होगा, क्या हमारे यहां है? नहीं है। दोहरी नागरिकता का पाया जाना, हमारे यहां है? नहीं है। दोहरी न्यायपालिका, हमारे यहां है? नहीं है। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, जहां उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता हो। अब यहां अमेरिका के संघीय शासन के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग
अर्थात जहां केंद्र की तुलना में शक्तियां राज्यों की ओर झुकी रहती हैं, तो इस वजह से वहां फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है। और अमेरिका में राज्यों के नाम, भू क्षेत्र, सीमा और उसका जो नाम है, बिना राज्यों की अनुमति के जो है उसे बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए अमेरिकी संघवाद को अविनाशी राज्यों का, अविनाशी जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, कि राज्यों का जो है अविनाशी, खत्म नहीं किया जा सकता, तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो ये आप एम लक्ष्मीकांत में भी सेम चीज लिखी होगी, अविनाशी से क्या मतलब है? क्या चीज? अविनाशी से मतलब का विनाश ना किया जा सके, ठीक है। क्योंकि वहां पर देखो, अगर केंद्र चाहे तो बिना राज्यों की अनुमति के राज्यों को जो है उनकी सीमा, नाम परिवर्तन या उनको खत्म नहीं कर सकता। भारत में देखेंगे कि अविनाशी जो है, मतलब हमारे यहाँ जो राज्य होंगे क्या होंगे, वो समाप्त। अगर केंद्र चाहेगा तो हमारे राज्यों की नाम बदल देगा, सीमा बदल देगा, उनका जो है कुछ भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हमारे भी संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता। बताओ, हमारे संघ को समाप्त किया जा सकता है क्या? तो इसी तरह अमेरिका के भी संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता, और ना ही उनके राज्यों में संघ जो है किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। पर भारत में आप देखोगे तो ये क्या होगा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी, जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। क्योंकि चाहेगा अगर केंद्र तो राज्यों का नाम, सीमा परिवर्तन ये सब कर सकता है। तो अमेरिका के संविधान का ये क्या है, साथ में जो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित होती है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं। और यह केंद्र की विधायिका में उच्च सदन, जिसको हम सीनेट बोलते हैं, सीनेट में राज्यों का शासन क्या होगा, प्रतिनिधित्व दिया गया है। भाई सोचो, हमारे यहाँ राज्यसभा में क्या है कि ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों को जो है बराबर का मतलब जो है इक्वल जो है प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। पर वहां क्या है, वहां ऐसा है कि सभी राज्यों को, चाहे वहां की जनसंख्या चाहे क्षेत्र कितना छोटा बड़ा हो, वहां पर क्या है कि सभी को बराबर समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी को दो दो जो है सीटों का प्रतिनिधित्व। तो यह केंद्र की विधायिका में उच्च सदन यानी जो है सीनेट में राज्यों का जो है क्या है, समान प्रतिनिधित्व है। इसीलिए इसे सममित संघवाद कहा जाएगा। सममित, सभी में इक्वल, सममित, तो सममित संघवाद भी कहा जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये तो अमेरिका के जो है संघीय शासन के कैरेक्टर हैं। अब अगर आप इस संघीय शासन को समझ लेंगे तो अब हम एकात्मक शासन के कुछ कैरेक्टर, सामान्यतः शासन दो प्रकार के, एक संघीय शासन होता है, एक एकात्मक शासन होता है। तो अभी हमारे संविधान में इन दोनों के मिक्सर हैं, एकात्मक के भी मिक्स है और संघीय शासन का भी मिक्सर है। अब एकात्मक की क्या विशेषताएं हैं, संघीय शासन की विशेषता आपने देख लिया, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी संघीय शासन की विशेषता में। सर एक बार राष्ट्रीय का संघ एक बार डिफाइन कर दो फिर से। ठीक है, हाँ, आपने क्या कहा कि राष्ट्रों के संघ मतलब? राष्ट्रीय का संघ एक बार फिर से बता दो, मेरा नेटवर्क इसे हो गया था। अच्छा, ओके, ठीक है। देखो, यहां पर मैंने कहा कि भाई अमेरिकी के संघीय शासन के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, फेडरेशन शब्द का प्रयोग है। जहां केंद्र की तुलना में जो शक्तियां हैं वो राज्यों की ओर ज्यादा झुकी रहती हैं, राज्यों को ज्यादा पावरफुल है। वहां हमारा यहाँ केंद्र पावरफुल है, या ब्रिटेन में केंद्र पावरफुल है, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था में केंद्र पावरफुल होगा, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में राज्य पावरफुल होते हैं। अब अमेरिका में जो राज्यों का जो नाम है, जो भू क्षेत्र है, जो सीमा है, वो बिना राज्यों की अनुमति के नहीं बदल सकते। मान लो जैसे वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो यूएसए चाहे, यूनियन ऑफ स्टेट्स चाहे, सॉरी जो यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स जो है चाहे कि भाई हमें जो है डीसी का नाम बदलना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का नाम कुछ और रखना है, तो जब तक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अनुमति नहीं होगी, जब तक वहां का केंद्र यानी यूएसए चाहे कर भी नहीं कर सकता है। तो अमेरिका में राज्यों का अगर नाम बदलना है, भू क्षेत्र बदलना है, सीमा बदलना है, तो राज्यों की अनुमति जरूरी है। और इसीलिए अमेरिकी संघवाद को, क्यों? क्योंकि बिना राज्यों के
अनुमति के राज्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, तो क्या कहा जाएगा? अविनाशी राज्य। मतलब राज्य को समाप्त न किया जा सके। विनाश और अविनाश, विनाश मतलब किसी को समाप्त करना, अविनाश मतलब किसी प्रकार से उसको ना छू पाना, ना टच कर पाना। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है कि संघ को तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों में निहित होती है अमेरिका में, अब अवशिष्ट शक्तियां। अब केंद्र की विधायिका में जो उच्च सदन है, जैसे हमारा क्या है उच्च सदन, क्या है? राज्यसभा। तो वहां पर उच्च सदन क्या है? सीनेट। तो राज्यों का वहां समान प्रतिनिधित्व है, समान इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ इक्वल नहीं है, हमारे यहाँ जनसंख्या के अकॉर्डिंगली। कि जैसे राज्यसभा में क्या है कि भाई उत्तर प्रदेश में मान लो, ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यसभा में कि 31 सीट है, लेकिन आप छोटे राज्य में देखोगे तो 2 ही मिलेगी, 1 ही मिलेगी। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुआ ना। उसके लिए क्या मैटर कर रहा है? जनसंख्या मैटर कर रही है। यहां पर क्या है कि यहां पर चाहे वो छोटा सा राज्य हो या चाहे बड़ा सा राज्य हो, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सभी के 2-2 सीनेटर्स, 2-2 सीटें दी गई हैं। तो इसीलिए इसे सममित संघवाद, सममित इक्वल सममित संघवाद, ठीक है, क्योंकि समान सभी का रिप्रेजेंटेशन है, तो सममित संघवाद कहा गया। क्या कहा गया? सममित संघवाद कहा। ठीक है, ओके सर। पक्का? यस सर। आंसू आप पूछ रहे थे? क्लियर है। अच्छा चलो, क्वेश्चन अभी क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? पूनम? यस सर। ठीक है, आ गया ना? यस सर। ठीक है, वेल। सो अब देखो, अभी तक हमने संघात्मक जो है संघात्मक शासन के कैरेक्टर पढ़े, लक्षण पढ़े। अब एकात्मक शासन के लक्षण देखो भाई। एकल सरकार का होना, एकल सरकार का होना, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होंगी। सारी शक्तियां किसमें? केंद्र सरकार में निहित होंगी। यहां केंद्र और उसकी इकाइयों में शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाएगा। अर्थात जो राज्य हैं और केंद्र है, तो वहां विभाजन नहीं होगा। एकात्मक शासन के अंतर्गत जितने पावर है, केंद्र को पावर है। राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता। अब जैसे एकल व्यवस्था में क्या क्या हो सकता है कि एकल व्यवस्था में एकल संविधान होगा, इकहरा संविधान होगा, एकल संविधान होगा, एकल नागरिकता होगी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, पर यहां क्या है? एकल नागरिकता है। मात्र केंद्र की राजनीतिक नागरिकता रहेगी। जैसे हमारे भारत में भी तो है ना, एकल नागरिकता का प्रावधान। पर अमेरिका में आप पेंसिल्वेनिया के भी नागरिक हैं और आप यूएसए के भी नागरिक हैं, आप मैसाचुसेट्स के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, आप फिलाडेल्फिया के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं। ये सभी राज्य हैं, 50 राज्य हैं अमेरिका में ऐसे। तो एकीकृत न्यायपालिका और जो है एकल नागरिकता, एकल संविधान और एकीकृत न्यायपालिका। वहां क्या है? दोहरा संविधान है, राज्यों का अलग, केंद्र का अलग। पर ऐसे एकात्मक व्यवस्था में, जैसे ब्रिटेन इसका उदाहरण है, तो एकल संविधान है, इकहरी नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है। अब एकात्मक शासन की जो धारणा कहां से? ब्रिटेन में पाई जाती है। कहां पर? ब्रिटेन में। एकल न्यायपालिका लिख देता हूं, नहीं फिर आपको जो है ना नोट्स मिल जाएगा, बहुत परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, और आज ही नोट भेज दूंगा। एकल नागरिकता और एकल संविधान, एकल संविधान, ये किसके? एकात्मक व्यवस्था के लक्षण। ये बताओ, समझ आया? और इसका आदर्श कौन है? जो है ऐसी धारणा या एकात्मक शासन की धारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। पक्का आया चीजें? यस सर। अब हाँ सर। संघीय शासन, क्योंकि शासन की सामान्य जो प्रणालियों को हमने देखा, एकात्मक और संघीय, ठीक है। लेकिन भारत में जो संघीय शासन है, इसे देखो। इस वजह से इन्हें पहले समझाया, क्योंकि भारत को अब आसानी से समझ पाओगे। नहीं, अगर यही नहीं पता होता तो फिर कैसे समझ पाते? सिर्फ एक कैरेक्टर याद कर लेते बस। तो भारत में संघीय शासन,
प्रभा आ रहा है ना? हाँ सर आ रहे हैं। और हुमा? लगता है हुमा सो गई होंगी। भारत नहीं में सर सुन रही हो। भारत में संघीय शासन का जो विचार है वो अमेरिका के मॉडल पर आधारित नहीं है। मतलब कि भारत में जो संघीय शासन का विचार है वो अमेरिका के मॉडल पर आधारित नहीं है, बल्कि कनाडा के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। चाहो तो लिख लो, ये एम लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये डीडी बसु एक बुक है, ये स्टेटमेंट डीडी बसु का है। डीडी बसु को मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, वो बुक समझ नहीं आएगी, बहुत उसकी भाषा क्लिष्ट है। पर भारत में अब तक जो पॉलिटी के लिए, खासकर सिविल सर्विस के लिए सबसे बेस्ट बुक है। पर वो पढ़ना नहीं, पैसा आप बर्बाद कर लोगे। वो किताब पैसा बर्बाद नहीं है दरअसल, पर उसे समझ नहीं पाओगे तो फिर पैसा ही बर्बाद होगा, है ना? तो उसे मत पढ़ना। चीजें जो है ना मैं करवाऊंगा। बाकी एम लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। तो भारत में संघीय शासन का विचार कहां से? अमेरिका के मॉडल पर आधारित नहीं है। तो पूछोगे कहां के मॉडल पर है सर? तो ये कनाडा के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट से प्रेरित है। अब भारत में संघीय शासन के साथ एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं, मिक्स है। कुछ संघीय शासन की है, कुछ एकात्मक शासन की है। तो भारतीय शासन व्यवस्था में संघीय लक्षण क्या है? लिखता चलूं थोड़ा बहुत, है ना, नहीं आप लोग बोर हो जाओगे। तो देखो, क्योंकि सिर्फ मेरी तरफ से डिलीवर होगा तो फिर बोर हो, तो थोड़ा बहुत लिखता हूं तो आपको भी लिखने का मौका मिल जाएगा। तो हाथ भी, है ना, जेब से निकल आएंगे या फिर जो है चद्दर से निकल आएंगे, कंबल से निकल आएंगे। तो ये अमेरिकी मॉडल पर आधारित नहीं है। कनाडा के, कभी सपना तो नहीं रहा पिंक कनाडा जाना है? कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। एक मैं ऐसी किसी देख सुन रहा था, किसी का ऐसे यूट्यूब चैनल है, मैं देख रहा था, तो वो बोला कनाडा जाना है, हमारा तो सपना था कनाडा जाना। तो पंजाबियों का सपना होता है कनाडा जाना, है ना? तो बल्कि कनाडा के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट से, नॉर्थ अमेरिकी एक्ट से प्रेरित है। अब भाई भारतीय शासन में जो शासन के साथ साथ एकात्मक शासन के भी लक्षण है। मतलब भारतीय संविधान में, जो भारतीय व्यवस्था में संघीय के भी और एकात्मक के भी दोनों के लक्षण है, मिक्स है। तो अब देखो कि भाई भारतीय शासन में संघीय लक्षण क्या है? भारतीय शासन में भारतीय शासन में जो है संघीय लक्षण, अभी मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा हूं कि एक न्यूज चैनल में काफी, मतलब देखा नहीं करता था, कभी कभी जो है ना मेरा छोटा भाई या सिस्टर दिखा देता था। वो एक लड़का एक लड़की होते थे, वो बोलते थे कि देखो गाइज हम 10 में फेल हो गए हैं और हमने शादी कर ली है, निब्बा निब्बी। ठीक। और इसके बाद जो है वो शासन जो है ना, मतलब और ही कुछ रहा, तो ऐसा वो चैनल था, तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैनल था, उसपे मैंने देखा था। तो उस चैनल को लेकर के, और एक चैनल था कि टिकटॉक पे वो फेमस हुए थे, बोलते थे कि हेलो भाई, हेलो गाइस, मैं सनी लियोनी, एक लड़का था, और एक और ऐसे ही कुछ बोला करते थे। आपने उस चैनल को देखा होगा। तो थोड़ा सा उस चैनल की याद आ रही थी। चलो, हेलो। तो हाँ, बस 5 मिनट क्लास और रहेगी, इसे मैं समझा दूं, और 5 मिनट बाद जो है ना मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, तो उसे लेना पड़ेगा, नहीं अगर उसे नहीं लूंगा तो फिर जो है न। चलो, भारत में देखो, भारतीय शासन व्यवस्था में जो संघीय लक्षण ये क्या है कि केंद्र और राज्य के मध्य संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब कि संघीय शासन की व्यवस्था ये है, अगर आप देखोगे तो भारत में कि जो केंद्र और राज्य है, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या है? विभाजन है। शक्ति का
विभाजन है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ, और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका। अब द्विसदनीय लोकसभा राज्यसभा। अब संसद के उच्च सदन यानी कि जो राज्यसभा है, तो राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, और इसीलिए क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा कि इसे असम्मित संघवाद कहा जाता है। असम्मित संघवाद क्यों भैया? क्योंकि यहां पर जो है असमान प्रतिनिधित्व है कि यूपी को राज्यसभा में 31 सीटें, या फिर ऐसे जो है सीटों का बंटवारा है, एक बराबर सीटें नहीं है। तो हमारा जो उच्च सदन राज्यसभा है ना, तो यहां पर असम्मित संघवाद इसलिए क्योंकि जो है असमान प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये तो भाई संघीय शासन की रही। एकात्मक शासन की कि भारत में दोहरी व्यवस्था के स्थान पर एकल व्यवस्था है। कैसे? कि केंद्र और राज्य का संविधान अलग नहीं है। अमेरिका में है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। एक ही संविधान है, एक ही विधान, और एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। आपको यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की नागरिकता नहीं है। ठीक है, आपको जो है सही है, लगे रहो। तो एकल नागरिकता है और एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कि लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट के बाद जो है क्या है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट है। ये नहीं है कि राज्यों का अलग कोर्ट है या फिर जो है केंद्र का अलग कोर्ट है। अब राज्यों के नाम, भू क्षेत्र, सीमा, इसमें बदलाव जो है केंद्र के द्वारा बिना राज्यों की अनुमति के किया जा सकता है। इसीलिए इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा जाता है, क्योंकि राज्य को पावर है कि चाहे तो बिहार का नाम बदल करके कुछ और कर दे, और यूपी का नाम बदल करके उत्तम प्रदेश कर दे या राम राज कर दे। ठीक है, तो ये क्या है, ये पावर है केंद्र को। तो ये क्या कहा जाएगा, विनाशी राज्यों को। राज्यों को समाप्त किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक शासन का एक अद्भुत सामंजस्य पाया जाता है, जहां शक्ति विभाजन में शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई हैं, और इसीलिए केसी वेयर ने इसे अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कही। और भारत संघ और राज्य के संबंध में संविधान के जो भाग 1 है उसके तहत जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक का प्रावधान है। और आपने ये सारा चीज समझ लिया, तो कल हम जो है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। ये क्लास यहीं तक रहेगी। अदरवाइज मैंने 5 मिनट कमिट किया था, और जो है वीडियो कॉल पर है कोई। चलो, थैंक यू सर। चलो ठीक है। ओके सर। तो किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो। पूनम, आंसू। सर आपने आंसर चेक किया? आंसर मैं अभी चेक करके आपको वापस भेजूंगा आधे 1 घंटे में। ठीक है? ठीक है सर। चलो, प्रभा समझ आया ना? हाँ सर आया। उमा, आपको समझ आया? हम पढ़ा तो बहुत बार था, लेकिन इतने अच्छे से समझ कभी नहीं आया था। मैंने तो 10 बार पढ़ ली होगी लक्ष्मीकांत। अच्छा, चलिए ठीक है। लगभग जो है सभी सब्जेक्ट अगर ऐसे समझ आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, हाँ, सभी को बाय बाय। नहीं सर, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।